जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें आपको वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ये वन शॉट में आपको पूरी कंप्लीट कराएंगे। ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इतनी कम समय में। ठीक है, तो इतनी समय कहने का मतलब ये है कि ये छोटी सी समय में आपको पूरी रिवीजन कराएंगे, ए टू जेड जानकारी आपको देंगे, पूरी आपके माइंड में सेट कराएंगे। ये करने का बस एक ही पर्पस है कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, अभी से मुश्किल से 2 महीना समय बचा है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अधिक से अधिक रिवीजन करना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना है। इसीलिए इस सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को इस प्रकार से पढ़ना है कि जब रिजल्ट आए तो हम खुशी से बोल सकते हैं कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर एक जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे तैयारी करना है और अच्छे तैयारी हम तब कर पाएंगे जब हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ओके, चलिए हम लोग पूरा बेसिक से एक एक जानकारी को हासिल करेंगे, थोड़ा भी हम लोग ऊपर नीचे नहीं करेंगे, एकदम बेसिक जानकारी से स्टार्ट करके और जीनियस तक हम लोग जाने वाले हैं। ओके, यानी ए टू जेड जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। ओके, पहला देखते हैं, वहां पे चैप्टर के नाम से शुरू होता है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वास्तविक संख्या होता क्या है। संख्या मतलब तो आप लोग नॉर्मल जानते हैं कि जो नंबर आती है, यानी कि गिनने का जो प्रक्रिया होता है वो सब क्या होता है, संख्या होता है। इसके बारे में और भी डिटेल में हम लोग जानेंगे। पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या होता है। हम लोग का जो चैप्टर है इसका परिभाषा क्या होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, और ये क्या होता है उसके एग्जाम्पल से भी हम लोग समझेंगे। ये कहता है परिभाषा में, वास्तविक संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, ध्यान दीजिएगा, वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य, ठीक है, शून्य प्राप्त हो, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मैंने क्या इसमें बताया कि वैसी संख्या जिसे वर्ग करने पे धनात्मक या जीरो, शून्य प्राप्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इज राइट। ठीक है, अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन वास्तविक संख्या होगा और कौन वास्तविक संख्या नहीं होगा। क्लियर है, चलिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं क्या है, 1। यहाँ पे 1 है। अब 1 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब ये जो 1 आया है ये धनात्मक है या पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप कहिएगा कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 नंबर आपका वास्तविक संख्या होगा। क्लियर है। 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है, √2। अब √2 को हम लोग क्या करते हैं, √2 को क्या करते हैं हम लोग कि इसको भी स्क्वायर करते हैं। इसको जब स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का वर्गमूल जब हम लोग करेंगे तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ पे देखते हैं कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, यानी कि ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या में आएगा। इज राइट। ठीक है, पूरी जानकारी हम लोग जीरो से करेंगे। अगर जरा भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, इज राइट। चलिए हम लोग देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन को। 3 नंबर ऑप्शन में क्या है कि -5 है, -5 है। जब -5 को हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, जरा देखिए, यहाँ पे -5 को जब स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 25, पॉजिटिव में मिलेगा। पॉजिटिव में इसलिए मिलेगा कि माइनस माइनस प्लस होता है। क्लियर है, तो ये भी पॉजिटिव में आया। अब ये भी धनात्मक संख्या है, तो इज 3 नंबर भी क्या हो जाएगा, इज राइट, वास्तविक संख्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या कहता है कि 4 नंबर में थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे बच्चा लोग फंस जाता है। ठीक है, ये दिया है कि √5। अब इसको जब आप स्क्वायर करिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखिए क्या लिखे हैं, √5।
इसको स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए, क्या हमें मिला जरा देखिए कि अंदर में तो 5 है, माइनस में 5 है, इसको अगर स्क्वायर कर दिए तो ये रूट से रूट उठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस क्या रह गया, -5 रह गया। यानी कि इसको स्क्वायर करने पे ये धनात्मक संख्या नहीं आया है, ऋणात्मक संख्या आया है, यानी कि निगेटिव संख्या आया है। तो ये एक वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल नहीं है। रूट अंडर यानी कि -5 यहाँ पे जो आया है रूट अंडर -5, ये वास्तविक संख्या की एग्जाम्पल नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है, तो इस संख्या का एक स्पेशल नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो जो संख्या को वर्ग करने पे एक निगेटिव आता है उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं, और जिस संख्या को हम लोग वर्ग करने पे पॉजिटिव आता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का जो भी कॉन्सेप्ट था वो आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जरा हम लोग देखेंगे। देखिए अभी हम लोग कुछ संख्या के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि हम लोग सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, वास्तविक संख्या के बारे में जाना और काल्पनिक संख्या में के बारे में साथ साथ जान लिया। अब हम लोग कुछ संख्या के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं संख्या के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन संख्या का क्या फैक्ट होता है, क्या रूप होता है। इसको जानने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए संख्या क्या होता है, नंबर क्या होता है, जो हमें गिनने में आसानी हो। ठीक है, जो हमको गिनने में, किसी भी संख्या को अकाउंट करने में जो हमें सहायता करती है उसको हम लोग संख्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। सपोज मानिए कि हमारे पास ये एक पेन है। ठीक है, ये एक पेन है, तो ये आप कैसे बता रहे हैं, अकाउंट के माध्यम से, संख्या का मतलब माध्यम से बता रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया जो हम यूज करते हैं इसी को हम लोग नंबर कहते हैं। इज राइट। चलिए अब इसमें संख्या का कुछ प्रकार होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार को मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे कि पहला है आपका प्राकृत संख्या, दूसरा है आपका पूर्ण संख्या, तीसरा मैंने लिया है पूर्णांक संख्या। ये क्या होता है इस पे हम लोग थोड़ा सा नजर देखते हैं। देखिए प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जरा इस बात को हम लोग समझते हैं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो हमें अकाउंट में आता है, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग गिनना कहाँ से शुरू करते हैं, जैसे कि आपके पास मैंने 10 बुक रख दूंगा, तो आप गिनती कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप 0 से करोगे या 1 से करोगे, तो आपका आंसर आएगा कि सर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। तो जहां से हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं उस वही सब को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। कभी भी माइनस से गिनना स्टार्ट करते हैं का, कभी भी काउंटिंग माइनस से आप नहीं करते हैं, आप कहां से करते हैं, 1 से करते हैं। तो वही जो संख्या आता है वो प्राकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा। इज राइट। ये था आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का नॉर्मल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि जो संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाए, यानी अनंत तक जाए, उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इज राइट। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसमें हम लोग कहां से स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए हैं। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या में जस्ट हम लोग क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं। जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, उसी प्रकार ये भी डैश 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 कहाँ तक जाता है, तो इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 0 इसमें ऐड हो जाता है और प्राकृत संख्या में सिर्फ 1 रहता है, 0 नहीं रहता है। यानी कि पूर्णांक संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि जो प्राकृत संख्या होता है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल N। ठीक है, तो हम लोग पूर्णांक संख्या को लिख सकते हैं 0 + n, इनसे क्या होता है, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या को। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि जो भी नंबर होता है ना वो सब पूर्णांक संख्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको बात करूंगा, 0 होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ये भी डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस में 1 होते हैं, माइनस में 2 होते हैं, माइनस में 3 होते हैं,
ये भी इनफाइनाइट तक आएगा, तो ये जो प्रकार की जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव में जितना भी संख्या होते हैं इस प्रकार से, वो सब क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या होते हैं। आई होप कि आपको ये संख्या के बारे में मैंने जो चार्ट बनाया था इसमें आपको पूरी क्लियर हो चुका होगा। आगे और भी हम लोग संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ऊपर में मैंने संख्या का एक डेफिनेशन लिखा है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा एक डेफिनेशन लिखा है आपको समझने के लिए। क्या लिखा है, चलिए जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, संख्या वे गणितीय वस्तुएं हैं जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? यानी कि संख्या मैंने क्या बताया था पहले ही, कि जिससे हमें कुछ गिनने की, मापने की, नामकरण करने की, जो जिसका भी हम लोग उपयोग करते हैं वो सब क्या है, संख्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि संख्या वही गणितीय वस्तुएं है जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो संख्या के बारे में जान गए। अब देखिए हमको जो इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में ऐसे हम लोग पिछले के क्लासों में भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशलिस्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान देते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्लियर है? अब ये रेशनल नंबर होता क्या है, चलिए देखते हैं। ये कहता है कि वे संख्याएं जिन्हें P बटा, यहाँ पे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है कि वे संख्या होते हैं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे परिमेय संख्या क्या हो गया, P बटा Q के रूप में हो गया। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट, यहाँ पे देखने की चीज ये है कि P क्या होता है और Q क्या होता है। P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक वही जो अभी मैंने जस्ट बताया पूर्णांक संख्या के बारे में ना, वही पूर्णांक होंगे। पूर्णांक संख्या कौन बताया था कि निगेटिव का भी सारा संख्या और पॉजिटिव का भी सारा संख्या, वो सब क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या। तो वही पूर्णांक के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि P और Q एक पूर्णांक होता है जहाँ Q इक्वल टू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो Q का वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, तब जाकर क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। 1/2 लिखा है। ठीक है, 1/2, ऊपर में क्या है, 1 है, नीचे में क्या है, नीचे में आपका क्या है, 2 है। एक भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, इज राइट। 2 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या, इज राइट। यानी कि इसको कह सकते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, 2, इज राइट। क्लियर है? उसी प्रकार हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। 2 में कितना है, क्या है, जरा देखिए। 2 में लिखा है मैंने 3/8। क्लियर है? अब 3 भी आप जानते हैं कि एक पूर्णांक है और 8 भी एक जानते हैं कि पूर्णांक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा, इज राइट। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं तीसरा मैंने क्या लिखा है, 7/2। अब 7 को जब हम लोग देखेंगे तो 7 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, यानी कि 7/2 भी एक क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और इसी का अपोजिट होता है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको क्लास 10 के दृष्टि से, इससे आपको सवाल हमेशा आता ही आता है, हर एक एग्जाम में आया है और इस साल भी 2024 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर है? अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए, वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इज राइट। अब देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या के एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट नंबर √2, √3, √5, √7। अब आप कहिएगा कि ये अपरिमेय संख्या कैसे हो जाएगा, यहाँ पे √2 है। आप तो बताया था कि पूर्णांक संख्या वो सब होते हैं जो
पॉजिटिव में भी होता है, निगेटिव में भी होता है। लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बताया कि पूर्णांक एक आपका √2 होता है। √2 एक अलग ही संख्या है, ये कोई पूर्णांक नहीं है। और आप जानते हैं कि p/q के रूप में जो संख्या होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। इज राइट। अब यहाँ पे √2 तो कोई पूर्णांक है नहीं, तो ये जो इस प्रकार की जो संख्या आएंगे, ठीक है, √2, ठीक है, √3, √5, √6, 7, ये सब एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे आपको एक देखने के लिए ये मिला कि यहाँ पे जो रूट के अंदर जो आ रहा है ना, ये एक क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या आ रहा है। हमेशा देखिएगा कि रूट के अंदर जो आएगा अभाज्य संख्या आएगा। जैसे कि 2 भी एक अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है, तो इस प्रकार की संख्या को जो रूट में डाल देते हैं तो एक अपरिमेय संख्या बन जाता है। इज राइट। आ गई बात समझ में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं जरा। आगे देखिए, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के दृष्टि से। इसको समझना भी है और इसको प्रूफ भी करना है और पूरी कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत जरूरत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक लिया है। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ही, जो आपको कहता है कि a = bq + r, जहां पे 0 हमेशा r से क्या होता है, 0 हमेशा r से छोटा होता है या बराबर होता है, और r का मान हमेशा b से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है। तो इसी में एक और आता है, वो आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में काफी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कोई ज्यादा अंतर है नहीं। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता देता हूं, आप समझ जाइएगा। ओके, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग समझते हैं। ये क्या कहता है, इसको जरा डेफिनेशन को देखिए। ये कहता है कि एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है, एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक आप जानते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बात कर सकते हैं 1, 2, ठीक है, 3, इसी प्रकार बहुत सारी संख्या होते हैं। लेकिन अगर बात करता है -1, -2, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा। और हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक को देखना है। धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक की बात आ रहा है, b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल आपका r प्राप्त हो। यानी कि a को इस प्रकार से किसी, यानी कि a जो है एक धनात्मक पूर्णांक तो है ही, b भी एक धनात्मक पूर्णांक तो है ही, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि r क्या होता है, r भी प्राप्त होता है ना, शेषफल r प्राप्त होता है और b से छोटा होता है। यानी कि r तो प्राप्त होता है लेकिन b से छोटा होता है। अब ये क्या कह रहा है जरा देखिए, हम लोग जब किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं, जो संख्या होता है उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं a। ठीक है, अब जिससे हम लोग भाज्य देने होते हैं, नहीं कि भाग करना होता है, उसको हम लोग इस साइड लिखते हैं। यानी कि इस साइड किसको लिखेंगे, b को लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग का जो r बता रहा है, यानी कि नीचे क्या प्राप्त होगा, r प्राप्त होगा। और b कौन होता है, जिसको से यानी कि भागफल आता है, यानी कि इस साइड होता है। अब एक बार और पढ़ते हैं। एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित करते हैं, यानी कि a को इस प्रकार विभाजित करते हैं b से कि आपको क्या होता है, करते हैं कि शेषफल r प्राप्त होता है। शेषफल जो यहाँ पे आया है वो r प्राप्त होता है और b से छोटा होता है। यानी कि यहाँ पे जो b होता है उससे हमेशा ये छोटा होता है। क्लियर, इतना बात समझ आ गया। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग जब सॉल्व करते हैं और आंसर लाने का जब इक्वल करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, निर्माण होता है। अब किस प्रकार होता है, चलिए एग्जाम्पल से हमको इस बात को समझना होगा। ठीक है, अब इसी पे हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि एक जगह कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 8। ठीक है,
और यहाँ पे b के जगह पे एक और संख्या ले लेते हैं जिसे हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बार में कटेगा 8, यहाँ नीचे जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं a के जगह पे 8 लिए हैं, b के जगह पे 4 लिए हैं और r के जगह पे 0 प्राप्त हुआ है और b के जगह पे 2 प्राप्त हुआ है। क्लियर, इज राइट, बिल्कुल। अब देखिए जरा इस पे हम लोग बैठाएंगे, a के जगह पे क्या है, a के जगह पे यहाँ पे क्या मिला है जरा देखिए, a के जगह पे मैंने यहाँ पे रखा था 8, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू b के जगह पे क्या लिखा था, हम लोग 4 लिए थे, गुना है, गुना लिखेंगे, q के जगह पे क्या आया है जरा 2 आया है और प्लस में क्या है r के जगह पे कितना आया है 0 आया है। अब इसको जब सॉल्व करिएगा तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 8 इधर है, ठीक है, और इधर 4 दूना 8, ठीक है, यानी कि बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यही ये कहता है कि अगर यहाँ पे a में कोई संख्या से अगर हम भाग करते हैं, a में अगर b से भाग करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि a इक्वल टू b गुने q, यानी कि b और q को जब हम गुना कर सकते हैं, b और q को जब गुना कर देते हैं और प्लस में जब r कर देते हैं तो दोनों संख्या बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जिस प्रोसेस से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को निकालते हैं, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस से जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का निर्माण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। क्लियर है, इज राइट। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आया होगा। अगर न भी आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी बढ़िया से आपको समझाऊंगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये तमाम जो प्रोसेस हमने किया है उसका अब क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग को सोचना है। क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सवाल आपको 2022 में पूछा गया हुआ है। ओके, 2022 में पूछा गया हुआ सवाल है। क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बारे में मैंने अभी आपको बताया। क्या होता है प्राकृत संख्या, जो 1 से लेकर अनंत तक जाता है। 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा, तो आपका आंसर आएगा कि सर 1 होगा। इज राइट। अब ऑप्शन में देखेंगे कि 1 है क्या, 1 नंबर ऑप्शन 1 राइट। आया बात समझ में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जरा देखें। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में अभी जस्ट बताया, चलिए देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या है, √25 है। √25 का जब वर्गमूल करेंगे तो ये 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 5 आया है ये एक पूर्णांक है कि नहीं है, तो क्या कर रहा था कि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आगे चेक करते हैं, 5 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 5 का वर्गमूल होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/√2 इसका वर्गमूल करेंगे, होगा नहीं। अब देखिए डी में √3 का वर्गमूल नहीं होगा, प्लस में √3 का नहीं होगा, यानी कि करेक्ट आंसर इसका 1 ही रहेगा। ओके, चलिए आगे देखिए जरा। आगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। वहां पे परिमेय संख्या ढूंढे, यहाँ पे अपरिमेय संख्या ढूंढिए जरा। देखिए यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे √16 है, √16 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे √5 है, प्लस में √5 है, इसका वर्गमूल होगा नहीं, यानी कि ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय कर रहा है, यानी कि यहाँ पे परिमेय संख्या हो रहा है, यानी कि ये इसके लिए ये ऑप्शन गलत होगा। और यहाँ पे √5 और प्लस में √5, यानी कि इसका वर्गमूल तो होगा नहीं, तो ये आंसर सही होने का। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। देखिए √12 को परिमेय करने का गुणांक क्या होगा। अब देखिए
इसको करने के लिए रूट 12 का क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडन तोड़ना पड़ेगा। तो रूट 12 का अभाज्य गुणनखंडन नहीं, हम सिर्फ करेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंडन तोड़ेंगे। इसका तोड़िएगा क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे फिर 2 ही से लगाइए 3 हो जाएगा। यानी कि रूट के अंदर में अगर 2 है तो 1 निकलेगा, ठीक है, रूट और अंदर में 3 हो जाएगा। तो इसको परिमेय बनाने के लिए यहाँ पे कह रहा है ना कि परिमेयकरण बनाने के लिए गुणांक क्या होगा, इसको परिमेय बनाने के लिए एक और रूट 3 से गुना कर देंगे, रूट 3 से गुना कर देंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा 2, और इधर का अगर 3 है, अंदर के रूट के अंदर 2 गो तो 1 बचेगा सिर्फ 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है, 6 के बराबर हो जाएगा। यानी कि रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा रूट 12। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आई बात समझ में। चलिए आगे देख लीजिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया हुआ है 2021 के प्रथम पारी में, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है, इस बात को पहले जानते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो संख्या होते हैं जो कोई भी संख्या से वो भाज्य नहीं होता है, या तो सिर्फ वो 1 से होगा या फिर स्वयं से होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 2 एक ऐसा संख्या है जो 1 से भाज्य होगा या फिर स्वयं से भाज्य हो जाएगा। 3 एक ऐसा संख्या है जो 1 से होगा और स्वयं से होगा। उसी प्रकार 5 है, 7 है और 11 है, 13 है, 13 है। इसी प्रकार से अनंत संख्या होते हैं जो केवल 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। इसी प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27 को जब हम लोग देखेंगे तो 27 क्या होता है कि 27 यहाँ पे आपको 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 35 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। 13 देखिए इसमें आगे, यानी कि इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 56 भी 2 से तो कट जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग का जो भी फर्स्ट नंबर चैप्टर का था कॉन्सेप्ट, वो सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार से आगे भी पढ़ते रहेंगे। एक बार जरा फिर से रिकॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये अपना मेरा क्वेश्चन था, सेट क्या था, जो कि सारा का सारा क्वेश्चन VBI है और कहीं ना कहीं सब एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ये सारी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट बातें हैं। पूरा इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग इस सेशन में जिक्र करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पे वास्तविक संख्या को हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसी प्रकार से सेशन चलता रहे, बस आपको थोड़ा सा हमको मोटिवेट करना है और इस सेशन को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए ताकि जब रिजल्ट आए तो आप भी कह सकते हैं कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। तो हम लोग को पढ़ना है, मेहनत करना है, रिजल्ट तो खुद पे खुद आएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।